हमारी पृथ्वी का जो जल है वो वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पे यही जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है और यहीं से वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पे नीचे गिरता है। और यही प्रक्रम, यही प्रोसेस जिसमें जल कंटिन्यूअसली अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जल चक्र या फिर वाटर साइकिल। मतलब धरती के जल का वाष्पीकृत होके वाष्प में बदलना, उन वाष्प की बूंदों का संघनित होकर बादलों का रूप लेना और उन्हीं बादलों का वर्षा के रूप में, हिम के रूप में या ओलावृष्टि किसी भी रूप में धरती पर वापस आ जाना, ये पूरी प्रोसेस जल चक्र के नाम से जानी जाती है। हमारी पृथ्वी एक थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी पे जो जल सैकड़ों वर्षों पूर्व, शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही जल आज भी मौजूद है। कैसे? इस जल चक्र के द्वारा। जिस जल का प्रयोग आज हम अपने घरों में उपयोग कर रहे हैं, अपने राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि कई सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले वो जल किसी और राष्ट्र की किसी और नदी में बह रहा हो। अलवणीय जल यानी कि वो जल जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती, उसे कहते हैं अलवणीय जल, जिसके मुख्य स्रोत हैं हमारी नदियां, ताल, सोते और हिमनद। इसके अलावा महासागरों और समुद्रों के जल को लवणीय कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम खाने के नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब कि जिस जल में ये नमक मौजूद होता है उसे हम लवणीय जल कहते हैं। वो जल होता है महासागरों का और समुद्रों का। इसके अलावा जो जल अलवणीय होता है वो पाया जाता है नदी में, तालाबों में और विभिन्न सोतों और हिमनदों में, जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। यहाँ पे डायग्राम से वाटर साइकिल को समझाया गया है कि ये था हमारा जल, यहाँ से जल वाष्पीकृत हुआ और ये बूंदें संघनित होकर बादल का रूप ली और यहीं से वर्षण के रूप में ये वापस धरती पर आ गया। ये बहुत बेसिक टॉपिक था, आप सब इसके बारे में जानते थे, पर क्लास 7 की एनसीईआरटी में हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नदियों, झीलों और सागरों के बारे में ये मानचित्र दिया गया है। तो इस मैप में हम हमारी दुनिया के विभिन्न सागरों, महासागरों और झीलों को देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इस मैप को देख लेते हैं, पर जल्द ही हम मैप पे एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हमें मैप को पढ़ना कैसे चाहिए, किस प्रकार ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स केवल मैप से ही क्लियर हो सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल हम इस मैप को देखते हैं। यहाँ पे हमें सारे अपने महासागर दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, और उसके अलावा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमारे सभी महाद्वीप। हमने 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हमें 7 महाद्वीप दिख रहे हैं। तो चलिए सभी के बारे में देख लेते हैं। ये है हमारा एशिया महाद्वीप, जहाँ ये है हमारा भारत। हमारे भारत में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कैस्पियन सागर। ये सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं इसकी लोकेशन से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक सी यानी कि काला सागर, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, इन सब की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्लास 6 में अमेजन नदी के बारे में भी देखा था। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पे अफ्रीका में भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि नील नदी। इसके अलावा यहाँ पे स्थित है नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, और इसके अलावा यहाँ पे उपस्थित है विक्टोरिया झील भी। उत्तर अमेरिका में भी बहुत सी नदियां और झील हैं, जैसे कि सुपीरियर झील यहाँ पे स्थित है, मिसिसिपी नदी यहाँ पे स्थित है। उसके बाद ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, बहुत सारी झीलें यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसके अलावा हमारे जो महान महासागर हैं उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप गूगल मैप में जाइए और एक एक नदी की लोकेशन अच्छी तरीके से देखिए। पिछली बार जब हमने महाद्वीपों को मैप से कवर किया था, तब मैंने आपको यूराल पर्वत के बारे में बताया था, जो 2 महाद्वीपों को अलग करता है। तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि यूराल पर्वत किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है। अब हम देख लेते हैं जल के पृथ्वी पे वितरण के बारे में, कि किन किन जलाशयों में किस प्रकार जल का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो 3/4 पार्ट है वो जल से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी पे थल की अपेक्षा में बहुत अधिक मात्रा में जल उपस्थित है।
लेकिन फिर भी आज गर्मी के दिनों में अनेकों देशों को, हमारे ही देश में, हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? इसके बारे में हमने क्लास 6 में भी डिस्कस किया था कि नीला ग्रह में रहने के बावजूद आज हम जल संरक्षण पे इतना जोर दे रहे हैं। आज हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का जो जल है, पृथ्वी पे उपस्थित जो जल है, उसका अधिकांश भाग महासागरों में उपस्थित है, जो लवणीय जल है, जिसमें नमक की मात्रा मौजूद है और जिसे हम पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जल के वितरण के बारे में। यहाँ पे दिया गया है हमारे जल का जो 100% है उसमें से 97.3 पार्ट केवल महासागरों में, ओशंस में उपस्थित है। 97.3 पार्ट मतलब कितना जरा सा पार्ट बचा जो बाकी जगह होगा। उसके बाद बर्फ शतरंकों के रूप में है 0.2 मतलब कि सिर्फ 2% भाग हमारा बर्फ शतरक के रूप में है। और उसके बाद भूमिगत जल यानी कि भूमि के नीचे जो जल है वहां पे उपस्थित है हमारा 0.68 पार्ट बस, जिसे हम और आप अपने घरों में जेट पंप वगैरह का यूज करके उपयोग कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे कुल जल का 0.68 पार्ट है। इसके अलावा हमारी झीलों में जो अलवणीय जल मौजूद है उसकी मात्रा है 0.009, इतनी कम। इसके अलावा इतनी ही सेम मात्रा 0.009 हमारे स्थलीय समुद्रों और नमकीन झीलों में भी है। और हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे वायुमंडल में भी जल की मात्रा उपस्थित होती है जलवाष्प के रूप में। तो वो उपस्थित कितनी है? 0.0019, इतनी कम। और हमारी नदियां, जिन्हें हम अपने शुद्ध जल का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, वो कितना है? 0.0001%, इतनी कम मात्रा उपस्थित है हमारी नदियों में। उसके बावजूद हम और आप उन नदियों को दिन ब दिन प्रदूषित करते जा रहे हैं। ये एक रफ आइडिया अगर हमें होता है तो जब हम मेंस में आंसर लिखते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमारी नदियों में हमारी पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का केवल 0.0001% ही उपस्थित है। इसलिए हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पे जो 100% जल, मतलब जो जल उपस्थित है, उसको अगर हम 100% माने तो उसका कितना पार्ट कहाँ है। चलिए हम यहाँ पे साइड में दिए हुए बॉक्स को भी देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा है कि जो भी ये बॉक्स की परिभाषाएं हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, उनको मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। इसके अलावा जो कुछ फैक्ट दिए होते हैं, जो कुछ फिगर दिए होते हैं, उन्हें आप भी एनसीईआरटी में जाकर एक बार देख लीजिए। से मेरे वीडियोस के बाद जरूरत नहीं है आपको कि आप पूरे चैप्टर्स को कवर करें। अभी क्लास 8 तक तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद जहाँ पे जरूरत होगी जिस चैप्टर को पूरा रीड करने की, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे लवणता के बारे में, सैलिनिटी के बारे में दिया गया है कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहा जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। और यहाँ पे इजराइल में जो डेड सी है, जो मृत सागर है, उसके बारे में दिया गया है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इतनी ज्यादा लवणता। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 grams per liter of water. Swimmers can float it because the increased salt content make it dense. चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जल की महत्ता के बारे में। अगर हम जल की महत्ता की बात करेंगे तो इसके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे, पर मैं और आप जानते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इतने बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद होने से बचाना है। चलिए अभी तक ना हमने हमारे चैप्टर 5 के बहुत बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हमें देखना है महासागरीय परिसंचरण के बारे में, ओशन सर्कुलेशंस के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे महासागरों का जो जल है वो सदैव गतिमान रहता है, उसमें हमेशा गति होती रहती है। तो महासागर की गतियों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं तरंगों, ज्वार भाटों और धाराओं के रूप में, यानी कि वेव्स, टाइड और ओशन करंट्स के रूप में। तो एक एक करके हम इन तीनों महासागरीय गतियों के बारे में जानेंगे। तरंग यानी कि वेव्स। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे तरंग का नाम दिया जाता है, वेव्स का नाम दिया जाता है।
हम जानते हैं कि जब भी हम सागरों के पास जाते हैं और हम उनमें कुछ फेंकते हैं, लाइक हमने बॉल फेंकी, तो वो अपने आप जल के द्वारा हमारे पास आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे जल तरंगों के माध्यम से गति करता है। हमारे महासागरों के जल में वेव्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, जो भारी मात्रा में तबाही मचा सकती हैं, उन्हें सुनामी कहते हैं। यानी कि सुनामी भी एक प्रकार की तरंग ही है, जो कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन, इन सब कारणों से महासागर के जल को अत्यधिक विस्थापित कर देती हैं। और ये सुनामी की जो लहरें होती हैं, ये 15 मीटर की ऊंचाई से लेके 150 मीटर तक हो सकती हैं। उनकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की हो सकती है। आप खुद देख सकते हैं कि ये स्पीड कितनी ज्यादा है। 1 घंटे में 700 किलोमीटर की गति करना बहुत तेज स्पीड होती है। और इसीलिए सुनामी को भयावह प्राकृतिक आपदा भी कहा जाता है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो हमारा इंदिरा पॉइंट था, वो पूरी तरीके से डूब गया था। इतनी भयानक सुनामी थी ये। यहाँ पे इस बॉक्स में 2004 में आई सुनामी के बारे में दिया हुआ है, जो हिंद महासागर में आई थी। सुनामी का कारण क्या था? इसका कारण था सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पे आया हुआ भूकंप, जिसकी रिक्टर पैमाने पे तीव्रता मापी गई थी 9। मतलब कि ये काफी भयावह भूकंप था, जिसके कारण हमारी जो भारतीय प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। आप अब ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भूकंप के बारे में, इसके पैमाने के बारे में अपने पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। और समुद्र तल पर अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी, और इसके लिए ये भूकंप आया, ये प्लेटों के खिसकने से। और इस भूकंप के कारण आई सुनामी। महासागरीय जल का जो तल है वो लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की ओर झुक गया। और इस विस्थापन के कारण जो जल अंतराल बन गया, उस अंतराल को भरने के लिए महासागर का जल एक स्थान, मतलब एक ओर से दूसरी ओर बहने लगा। और इसके कारण आई सुनामी। और इस सुनामी की स्पीड थी लगभग 800 किलोमीटर पर आवर, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों से की जा सकती है। मतलब कि सुनामी की ये जो लहरें थी, ये विभिन्न जो वायुयान होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, इनकी स्पीड से बढ़ रही थी। और इसी के परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणतम बिंदु, हमारा इंदिरा पॉइंट, पूरी तरीके से इस सुनामी में डूब चुका था। चलिए अब हम देख लेते हैं ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स के बारे में। अगर बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में कहूं तो ज्वार भाटा और कुछ नहीं बल्कि महासागरीय जल का उठना और गिरना है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। लेकिन यही टाइड्स, ये ज्वार भाटा इतना विनाशक आपदा का रूप कैसे ले लेता है, और आखिर ये आता क्यों है? क्या कारण है जो महासागर में ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं? हमें इसे देखना है। देखिए, ये जो टाइड्स हैं, जो ज्वार भाटे हैं, इनके उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल। जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूर्णन करने के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और चंद्रमा अपने अक्ष पे घूमने के साथ हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ये जो चांद है, ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और पृथ्वी के इस भाग को अपनी ओर खींचता है। यानी कि जब इस चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, एक भाग थोड़ा सा उठ जाता है, और वास्तव में ये पृथ्वी के समुद्रों का उठना होता है, जिसके कारण पृथ्वी के समुद्रों का जल उठता है और फिर गिरता है, जिसे हम कहते हैं ज्वार भाटा। यहाँ पे ये चंद्रमा है और यहाँ से इसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसके कारण आएंगे ज्वार भाटा, लेकिन ये लघु ज्वार भाटा है। इसके अलावा जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं, कब? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, तब आते हैं बृहद ज्वार भाटा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे उस समय चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये बराबर से लगता है, और इसीलिए उस समय हमारी पृथ्वी पे बृहद ज्वार भाटे आते हैं। इसके अलावा जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो विपरीत दिशाओं में लगता है, और इससे महासागरीय जल पे प्रभाव पड़ता है, और उसके परिणाम स्वरूप
निम्न ज्वार भाटा आता है जिसे हम कहते हैं लघु ज्वार भाटा। मतलब कि एक साइड से चांद का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी पे और एक साइड से सूर्य का, ऐसे में लघु ज्वार भाटा आएगा। ये जो ज्वार भाटे हैं ये बहुत आसानी से महासागरों में देखे जा सकते हैं। ये टाइड्स, बोर टाइड्स महोत्सव ये सब होते हैं और लोग इन्हें देखने जाते हैं। इसके अलावा जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम टाइड्स को, इन टाइड्स के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि टाइड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइड से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। में पूछा जाता है कि टाइड्स का उत्पन्न होने का कारण कौन सा है, कौन कौन से कथन है जो इसके कारणों को प्रभावित कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि जो उच्च ज्वार होते हैं ये नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं और ये मदद करते हैं मछली पकड़ने में, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान जो अनेक मछलियां होती हैं वो तट के निकट आ जाती हैं और इस कारण से जो मछुआरे हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना किए बिना मछलियां पकड़ में आ जाती हैं। और इसके अलावा जो ज्वार भाटे होते हैं इनका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में, विद्युत उत्पन्न करने में। चलिए यहाँ पे टाइड्स का एक ओवरव्यू लेने के बाद हम देखते हैं महासागरीय धाराओं को, यानी कि ओशंस करंट को। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। हम जानते हैं कि हमारे महासागरों का जो जल है वो नियमित रूप से बहता रहता है, कभी किसी दिशा में बह रहा है, कहीं किसी महासागर का जो जल है वो किसी और दिशा में बह रहा है। तो ये सब बहता कैसे है? महासागरीय धाराओं के माध्यम से। और ये जो महासागरीय धाराएं हैं ये विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ठंडी हो सकती हैं और गर्म हो सकती हैं। सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं वो ध्रुवों या फिर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। अभी जब तक हम ओशन करंट्स के बारे में, उनके उत्पन्न होने के कारणों के बारे में जब तक डीपली नहीं समझते, उनको हम मैप में नहीं देखते, तब तक शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बस इसका एक संक्षिप्त परिचय लीजिए। आगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम ओशन करंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे नाम दिया गया है लेब्राडोर महासागरीय धाराएं और शीत और गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं। ये दो फेमस प्रकार की महासागरीय धाराएं हैं, जिनमें से लेब्राडोर महासागरीय धारा जो है वो एक शीत जलधारा है, ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो एक गर्म जलधारा है। इसके अलावा महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थल का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वो स्थान सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कि सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र के लिए गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलना आवश्यक है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आपको मैप में कुछ जलधाराओं को दिखाया गया है। ये जो तीर हैं इनकी दिशाओं को इंगित कर रहे हैं। ये देखिए अभी हमने गल्फ स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था, ये रही वो। यहाँ पे बहुत सारी जलधाराएं हैं, जैसे कि यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक अपवाह जो है यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो लेब्राडोर जलधारा पढ़ी थी वो हमें यहाँ दिख रही है। इन सभी की जो दिशाएं हैं ये अलग अलग हैं।